वैसे देखो तीव्रता आपके कई चैप्टरों में आगे भी काम आएगी, लेकिन यहाँ अपन केवल इतना सी बात कर रहे हैं तीव्रता की, तीव्रता आयाम के वर्ग के क्या है समानुपाती, केवल इतनी चर्चा कर रहे हैं, अन्यथा अपन टॉपिक से भटक करके उस तीव्रता में घुस जाएंगे। इसलिए अपन केवल इतना सा पढ़ रहे हैं कि तीव्रता है क्या, आयाम का वर्ग है। तो देखिए नंबर 3 लिख रहे हैं कि नंबर 1 पे अपन ने लिखा था थीटा की गणना, नंबर 2 पे अपन ने लिखा था परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल ए की गणना, और नंबर 3 पे लिख रहे हैं अपन तीव्रता की गणना। तो देखिएगा तीव्रता की गणना कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा आपसे कि मैं यहां केवल एक ही कॉन्सेप्ट काम में ले रहा हूं तीव्रता का, और वो लूंगा कि तीव्रता इज प्रोपोर्शनल होता है आयाम का वर्ग। तीव्रता की गणना में क्या पढ़ रहे हैं कि तीव्रता होती क्या है, आयाम का वर्ग। इंटेंसिटी अपन इसे बोलते हैं, तो इसे अपन यहां दर्शाएंगे कैपिटल आई से। तो देखिए अब आप बात कीजिए प्रथम तरंग की तीव्रता की। अगर प्रथम तरंग की तीव्रता मैं I1 लेता हूं तो I1 इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा A1 का स्क्वायर, क्योंकि प्रथम तरंग का आयाम क्या है, A1 है। जैसे अपन इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे एक नियतांक लग जाएगा K A1 का स्क्वायर। समीकरण नंबर ये क्या आ गई 11, क्योंकि 10 तक अपने पास आ चुकी थी। फिर देखिएगा द्वितीय तरंग की तीव्रता, द्वितीय तरंग की तीव्रता मैंने मान ली द्वितीय तरंग की तीव्रता क्या है, I2 है, तो I2 इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर। और फिर जैसे ही इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे एक अज्ञात नियतांक क्या लग जाएगा, K। ये लो I2 इज इक्वल टू K A2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फिर आ गई अपने पास 12। फिर ले आप परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता। अगर मैं परिणामी तरंग की तीव्रता को I से लेता हूं तो परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तरंग के आयाम का वर्ग। अब फिर इसमें जैसे ही इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा एक नियतांक लग जाएगा K A का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गई है 13। अब मुझे क्या करना है, I1 और I2 यानी I1 I2 और I इन तीनों में परस्पर संबंध निकालना है। अब इस संबंध को कौन निकाल सकता है, क्योंकि मैंने समीकरण 10 में A का मान ज्ञात कर लिया था। समीकरण 10 में मैंने क्या कर लिया था, A का मान। अगर उस A का मान मैं यहां रख देता हूं तो मुझे निश्चित रूप से I1 I2 का मान भी क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए मैं यहां एक इक्वेशन लिख देता हूं कि समीकरण 10 से कैपिटल A का मान समीकरण 13 में रखने पर, अगर समीकरण 13 में अपन मान रखते हैं, समीकरण 10 से कैपिटल A का मान समीकरण 13 में रखते हैं, तो देखिए समीकरण क्या बनेगी, I इज इक्वल टू K। कैपिटल A का मान क्या था, याद कीजिए समीकरण 10 में कैपिटल A इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब यहां पर क्या आ रहा है, कैपिटल A का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा उसका, कैंसिल। अगर ऐसा है तो देखो K A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अगर ऐसा आ रहा है फिर इसमें आगे आप देखिएगा I इज इक्वल टू K A1 का स्क्वायर। अब इसकी समीकरण को केवल अपन को हल करना है, प्लस K A2 का स्क्वायर प्लस 2K A1 A2 cos फाई, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर स्क्वायर है, तो ये तो क्या बन गया है, K A1 का स्क्वायर का मतलब I1। इसी तरह से ये भी जो स्टेप आएगी मेरे पास,
यहां पर भी के A2 का स्क्वायर का मतलब क्या बन जाएगा भाई, ये I2 बन जाएगा। अब यहां पर k है, ये A1 A2 है, इसका मुझे अगर यहां इसका स्क्वायर बन जाए, जैसे A1 का स्क्वायर आ जाए तो k A1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, I1। इसी प्रकार k A2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, I2। तो मैं इसे इस तरह से अरेंज कर सकता हूं। एक छोटी सी मैथ देखो, जैसे मुझे x है, अगर ये कहा जाए कि इस x का आप अंडर रूट के रूप में लिखो, और लिखना भी मुझे इस x को ही है, तो मैं क्या करूंगा, इस x का मतलब x का स्क्वायर करके उसका रूट कर दो। भाई x का स्क्वायर करके रूट कर दो मतलब तो x ही रहेगा वो। तो बस ऐसा ही अपन यहां करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं अपन, के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर, ये 2 को 2 रहने दिया। ये जो इतना सा स्टेप है के A1 A2, गौर करना मैं इसे राउंड राउंड कर रहा हूं, के A1 A2 जिसको मैंने राउंड राउंड किया है, इसको मैं स्क्वायर करके इसको रूट कर रहा हूं, तो स्टेप तो ये क्लियर बनी रहेगी। तो देखें यहां मैंने जो लिखा है वो एक तो ये तो 2 तो है ही है, ये मैंने कर दिया है रूट, और मैंने फिर इसे लिख दिया है के स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसा। फिर आ गया है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये है कोस फाई, ये लो। अब इसमें फिर आप आगे बढ़िएगा, I इज इक्वल टू देखिएगा के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ के स्क्वायर का मतलब क्या है, के A1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। के स्क्वायर का मीन्स क्या है, के इंटू के A2 का स्क्वायर, और फिर ये है कोस फाई। ध्यान रहे कोस फाई यहां अंडर रूट से बाहर है भैया, 2 भी अंडर रूट से बाहर है, जबकि परिणामी तरंग के आयाम में वो क्या थे, अंडर रूट के साथ थे, यहां अंडर रूट से बाहर है। तो अब देखिएगा इसी में फिर आगे I इज इक्वल टू क्या बन गया है, ये तो हो गया है I1, I इज इक्वल टू के A1 का स्क्वायर का मतलब I1, ये रहा समीकरण 11 से देख लो आप, प्लस के A2 का स्क्वायर का मतलब हो गया है I2, 2 रूट ऑफ ये आ गया है I1 I2, और ये है cos फाई। ये बन गई है समीकरण नंबर आपके पास 13 आ चुकी है पहले, तो ये हो गई है इक्वेशन नंबर 14। ये लीजिए, ध्यान रहे इसके अंदर कि I1 I2 अंडर रूट के भीतर है, ने कि cos फाई और 2, cos फाई रूट में नहीं है, रूट से बाहर है। जो इक्वेशन नंबर 14 आई है परिणामी तरंग की तीव्रता की, इस इक्वेशन से भी अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा है वो चेक करिए। इससे रिजल्ट ये आ रहा है कि परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं पर तो निर्भर कर रही है, उसके साथ साथ उनके मध्य के कालांतर पर भी निर्भर कर रही है। यानी परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के अलावा उनके मध्य के कालांतर पर भी निर्भर करती है। जिस प्रकार से परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अलावा उनके मध्य के कालांतर पर भी क्या कर रहा था, निर्भर कर रहा था। आप एज इट ऐसे कैसे इसे पहले नोट कर लें, फिर इसके बाद फिर अपन इसकी आगे की स्टेप्स को देखेंगे। तो देखिए समीकरण 14 से क्या अपने पास स्पष्ट हो रहा है वो चीज अपन पहले देखें। तो देखिए इक्वेशन नंबर जो 14 है, समीकरण 14, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हो रहा है, देखिए कि परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों
तरंगों की तीव्रताओं के अतिरिक्त, यानी इन दोनों तरंगों की तीव्रताओं पर तो निर्भर कर रही है, इनके अलावा स्पष्ट है कि परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के अतिरिक्त उनके मध्य के परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के अतिरिक्त उनके मध्य के कालांतर पर भी निर्भर करती है। ये अपने पास इक्वेशन 14 तक आ गया है। अब अपन इक्वेशन 14 के बाद फिर अब अपन निकालेंगे इसके अंदर विशेष स्थितियां यानी स्पेशल केसेस। तीव्रता का देखो अपने क्या क्या याद कर लिया, थीटा की आपके पास गणना हो गई, परिणामी तरंग का आयाम समीकरण 10 के रूप में आ गया, समीकरण 14 के रूप में आपके पास परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई। अब पढ़ेंगे इसकी अपन विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस। देखो प्रकाश के व्यतिकरण में अपन गणितीय विश्लेषण का अध्ययन कर रहे थे और इस गणितीय विश्लेषण में मैथमेटिकली एनालिसिस में अपन ने क्या क्या ज्ञात किया था। पहले अपन ने ज्ञात किया था परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण ज्ञात हो गई थी, फिर परिणामी जो तरंग थी उसके लिए कला थीटा की गणना करी थी, फिर उसके पश्चात आपने परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात किया जो कि समीकरण नंबर 10 के रूप में आया था और वो समीकरण नंबर 10 था कैपिटल A इजिकल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। फिर अपन ने परिणामी तरंग की तीव्रता की गणना करी थी जो आई थी I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई जो कि इक्वेशन नंबर 14 अपने पास आई थी। अब अपन पढ़ेंगे विशेष स्थितियां यानी स्पेशल केसेस। तो देखिए स्पेशल केसेस या विशेष स्थितियां क्या हैं। विशेष स्थितियां स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियों में नंबर 1 कैसे देखेंगे, अगर तरंगें समान कला में अध्यारोपित हो रही हूं। अगर दोनों तरंगें, मैंने क्या कहा कि परिणामी तरंग का आयाम और परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो उनके मध्य के कलांतर पर भी निर्भर करती है। अगर दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं, समान कला में अध्यारोपित होने का मतलब है कि तरंगों के मध्य कलांतर जो फाई है उसकी वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, डैश 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 इस तरह से मान अगर अपने पास आ रहा है तो इसका मतलब तरंगें समान कला के अंदर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। तो विशेष स्थितियों में नंबर फर्स्ट लिखें, जब तरंगें समान कला में अध्यारोपित हों। पहली विशेष स्थिति, जब तरंगें समान कला में अध्यारोपित हो। अर्थात इसका मतलब क्या है कि तरंगों के मध्य कलांतर जो फाई है वो या तो 0 हो या फिर क्या हो, 2 पाई हो। अब ये दोनों तरफ पॉसिबल है तो प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। फाई 0 हो, प्लस माइनस 2 पाई हो, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 6 पाई, कोमा प्लस माइनस 8 पाई, कोमा डैश डैश डैश। यहां अपने पास ये आ जाए प्लस माइनस 2n पाई हो, 2n क्या हो, पाई हो। ऐसे अपन लिख सकते हैं अगर ऐसा हो। अब एक बात देखो, अगर कलांतर पता है तो अपन पथांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तरंग में अपन ने कलांतर और पथांतर में संबंध खूब जाना हुआ है। 11वीं में पूरा एक चैप्टर था तरंग वाला, जहां आपने अच्छे से पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहां डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि अगर कलांतर पता है, कलांतर ये फाई है, तो देखिए पथांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला ये था कि पथांतर इज इक्वल टू, ये होता है कलांतर अपॉन में
2 पाई इंटू लैम्डा। ये अपने पास होता है पथांतर इज इक्वल टू कलांतर अपॉन में 2 पाई इंटू लैम्डा। ये अगर अपने पास फॉर्मूला है तो देखिए, इसलिए पथांतर को अगर मैं x से रिप्रेजेंट करूं, अगर कालांतर को मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया है तो पथांतर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें x से। अगर मैं इसे x के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो देखिए कालांतर मेरे पास क्या आया है भाई, प्लस माइनस 2n पाई, यही तो कालांतर है 2n पाई अपॉन में, इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रख दी है फाई की, यानी कि पथांतर इज इक्वल टू कलांतर अपॉन में 2 पाई इंटू लैम्डा। कलांतर मतलब फाई और पथांतर को मैं किससे लिख रहा हूं, x से, इंटू लैम्डा। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि x यानी जो पथांतर है इसका मान यहां क्या होगा, यहां पर n से मतलब है n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो देखिए तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू रखता जाऊंगा, मैं लिख देता हूं मैं यहां n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो देखो x इज इक्वल टू, पहले अगर 0 रखता हूं तो 0 आ गया, फिर n इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो प्लस माइनस लैम्डा आ गया, फिर अगर 2 रखता हूं तो प्लस माइनस 2 लैम्डा, प्लस माइनस 3 लैम्डा, प्लस माइनस 4 लैम्डा, कोमा डैश डैश प्लस माइनस n लैम्डा तक आ जाएगा। यानी कि जब तरंगे समान कला में अध्यारोपित हो, अर्थात फाई का मान ये हो या पथांतर का मान क्या हो, ये हो, यानी फाई का मान या तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई हो, या पथांतर का मान 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा हो, तो देखो हो तो ऐसी स्थिति के अंदर cos फाई का जो मान होगा वो होगा प्लस में 1, क्योंकि देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, फाई की वैल्यू 0 रखेंगे अपन तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, प्लस 1, cos 2 पाई की वैल्यू वही प्लस 1, cos 4 पाई की वैल्यू प्लस 1, तो cos फाई इज इक्वल टू इस स्थिति में क्या होगा, प्लस 1 होगा। तो इस स्थिति में अपन परिणामी तरंग के आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता की गणना करते हैं। तो देखिए हो तो cos फाई इज इक्वल टू प्लस 1 होगा, इसलिए परिणामी तरंग का आयाम, इसलिए परिणामी तरंग का आयाम समीकरण 10 से, भाई समीकरण 10 ही थी परिणामी तरंग का आयाम का, क्या था, कैपिटल A इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखो A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू रख दीजिए आप इसमें, चलिए लिख देते हैं अपन परिणामी, इसलिए परिणामी तरंग का आयाम समीकरण 10 कैपिटल A ये लो cos फाई से यूं कर देते हैं, इसलिए परिणामी तरंग का आयाम समीकरण 10 कैपिटल A इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई से। यहां अगर इससे देखते हैं तो कैपिटल A इज इक्वल टू मेरे पास क्या इक्वेशन रह गई है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू तो क्या है, प्लस 1 आ गई। अगर ऐसा आ गया है तो अब देखिएगा आगे इसमें, तो ध्यान रहे समान कला का मतलब क्या है, फाई का मान तो ये हो और x का मान ये हो, यानी पथांतर को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और कलांतर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं फाई से। ध्यान रहे ना, देखो विशेष स्थितियों में पहली विशेष स्थिति अपन जान रहे हैं कि जब दोनों तरंगें किस में मिल रही हो भाई, समान कला में मिल रही हो, और समान कला में अगर मिल रही हैं
तो देखिए अपने पास परिणामी तरंग का आयाम क्या आ रहा है और परिणामी तरंग की तीव्रता क्या आ रही है। ऐसी स्थिति में उसकी अपन इसमें गणना कर रहे हैं। तो देखें यहाँ ये जो समीकरण अब बन जाएगी, ये समीकरण हो जाएगी कैपिटल A इज इक्वल टू, ये क्या बन गया भाई, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो गया ये। तो इससे आप लिख सकते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 A2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तो फिर ये समीकरण हो जाएगी कैपिटल A इज इक्वल टू, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 15, क्योंकि पहले 14 आ चुकी थी। तो ये तो हो गया है परिणामी तरंग का आयाम जब दोनों तरंगें समान कला में मिल रही हो। तो अपन ने क्या रिजल्ट देखा, रिजल्ट ये देखा कि जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है, जो कि मैक्सिमम आयाम है। अब देखें आगे, फिर अपन बात करें एवं परिणामी तरंग की तीव्रता समीकरण 14 क्या है। समीकरण 14 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई से। देखो अब इससे अपन देखें तो आपको पता है cos फाई की वैल्यू तो क्या है 1, क्योंकि समान कला में है तरंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2, यही समीकरण बच रही है अपने पास। अब ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 16। अब इससे एक बड़ा अच्छी बात अपने पास आ रही है, वो अच्छी बात ये आ रही है कि जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं, जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर और परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या होती है, अधिक होती है। देखो इतनी अधिक है भाई, दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग तो ये हो गया I1 प्लस I2, और इससे भी कितनी अधिक आ रही है 2 रूट ऑफ I1 I2। इतना मान इसका क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। यानी मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर और परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या होती है, अधिक। भाई तरंगों की तीव्रताओं का योग तो यही हो गया, ये इतने मान के रूप में उससे क्या आ रही है, अधिक आ रही है। तो ये अपने पास एक महत्वपूर्ण रिजल्ट के रूप में आ गया है। इक्वेशन नंबर ये बन गई है 16। इस इक्वेशन 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू, देखो रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये लो इक्वेशन नंबर ये हो गई है 17। तो यहां मैंने क्या देखा कि जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर और परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी क्या होती है, अधिक होती है। यहां मेरे पास ये जो आयाम का मान आ रहा है ये कैसा है भैया, मैक्सिमम है। तो इसे मैं कह दूंगा ए मैक्सिमम। इसी प्रकार ये तीव्रता का मान भी मेरे पास कैसा आ रहा है, मैक्सिमम। तो इसे मैं कह दूंगा आई मैक्सिमम। अगर मैं इसका ग्राफीय निरूपण करके देखूं तो मैं क्या पाता हूं, देखिए मैं यहां इस तरह से बनाता हूं, समझिएगा आप इसे। यहां इधर मैं समय टी को ले रहा हूं, यहां इधर मैं प्लस में y विस्थापन ले रहा हूं तरंग का, या माइनस में y। मैंने मान लिया कि पहली जो तरंग है उसका आयाम है A1 और दूसरी तरंग है उसका आयाम क्या है, A2 है। देखें
ये मेरे पास पहली तरंग है जिसका आयाम क्या है, A1 है। दूसरी जो तरंग है उसका आयाम A2 है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, जब दोनों तरंगें समान कला में है, यानी जिस कला के अंदर ये तरंग है उसी कला के अंदर भी क्या है, दूसरी तरंग है, लेकिन उसका आयाम इससे क्या है, कम है। ये लीजिए, ये हो गई है मेरे पास प्रथम तरंग और ये हो गई है द्वितीय तरंग। और परिणामी तरंग, इन दोनों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनेगी उसके अगर मैं आयाम की बात करूं तो वो होगा A1 प्लस A2। अगर इसका आयाम 3 सेंटीमीटर है और इसका 2 सेंटीमीटर है तो परिणामी तरंग का आयाम होगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि वो इस प्रकार से ये परिणामी तरंग अपने पास बन जाएगी। ये लीजिए, तो देखो अपन कैसे कह सकते हैं इनको, यूं इसको भी थोड़ा बड़ा और बना लें, आयाम के रूप में बढ़ा दें। ये तो आपके पास आ गई है परिणामी तरंग। ये है आपके पास प्रथम तरंग, ये है आपके पास द्वितीय तरंग। ये लीजिए, तो आपने क्या देखा कि जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर और परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी अधिक होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को कहा जाता है संपोषी व्यतिकरण, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। ये लीजिए, ये अपन ने बना लिया है संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो अब रिजल्ट के रूप में अपन ये कह सकते हैं, अतः जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित, अतः जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के, अतः जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के तुल्य एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी अधिक होती है, के योग से भी अधिक होती है। तो देखो क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला कि जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के तुल्य एवं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भी अधिक होती है।
इस प्रकार के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यानी जब दो तरंगें समान कला में मिलती हैं तो कौन सा व्यतिकरण अपन को प्राप्त होगा? समपोषी व्यतिकरण अपन को प्राप्त होगा। आप इसको ऐसे कैसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन जो सेकंड केस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब दोनों तरंगें विपरीत कला में क्या हो रही हो? अध्यारोपित हो रही हो। यानी तरंगों के मध्य कलांतर फाई का जो वैल्यू होगा वो होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति के अंदर कोस फाई की वैल्यू क्या होगी? -1, क्योंकि अपन जानते हैं कोस पाई यानी कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? -1। तो विपरीत हो जाएगा इसका। कैसे होता है देखो। और उस स्थिति में अपन को जो व्यतिकरण प्राप्त होगा वो व्यतिकरण होगा विनाशी व्यतिकरण। तो केस नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है और इक्वेशन अपने पास आ गई है 17 तक, यानी इक्वेशन 18 से आगे लिखनी है अपन इसमें। तो देखो विशेष स्थितियों में नंबर फर्स्ट के बाद नंबर सेकंड विशेष स्थिति अपन ले रहे हैं जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हों। जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हो, अर्थात यानी तरंगों के मध्य जो कलांतर है फाई उसकी वैल्यू होगी ±पाई। क्या होगी? ±पाई, ±3 पाई, ±5 पाई, ±7 पाई, ±9 पाई, डैश डैश डैश। यानी कि किस प्रकार का आ रहा है? पाई का विषम गुणज बन रहा है। विषम गुणज से तात्पर्य 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई। अर्थात ऐसी स्थिति आ रही है कि फाई इज इक्वल टू ±पाई ±3 पाई। देखो विषम गुणज चल रहा है 1, 3, 5, 7, 9। आप n की वैल्यू रखते जाएं, आपके पास ये विषम संख्या में पाई का गुणा जाएगा। अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 पाई। n की वैल्यू आप 3 रखते हैं या n की वैल्यू आप 4 रख दो, n की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 इंटू 2 8 -1 7 पाई। अर्थात विषम गुणज हो किसका? पाई का। देखो यहां ये लिख देते हैं, यहां n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। देखना 0 नहीं है, यहां कहां से स्टार्ट है? n इज इक्वल टू 1 2 3 से। यानी फाई इज इक्वल टू अगर ये है तो अपन इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं? अगर आपके पास फाई आ गया है तो अब आप इससे कलांतर भी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई कलांतर निकाल दिया। अब अपन इससे निकाल के देखेंगे पथांतर। तो देखो पथांतर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्या है? सीधा डायरेक्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, फॉर्मूले के रूप में ही लिख देते हैं अपन इसे। तो देखो पथांतर x इज इक्वल टू, पिछले केस में अपन लिख चुके हैं
पथांतर x इज इक्वल टू कलांतर अपॉन में 2 पाई इंटू लैम्डा, ये अपने पास संबंध है। तो देखिए इससे अगर अपन देखें x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए फाई की वैल्यू क्या आई है मेरे पास n के फॉर्मेट में 2n-1 इंटू पाई, फाई की वैल्यू रख दी मैंने अपॉन में 2 पाई इंटू में लैम्डा। तो देखिए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि ये मेरे पास आ गया है, प्लस माइनस में है भाई, प्लस माइनस, तो यहां मेरे पास ये वैल्यू आ गई है प्लस माइनस लैम्डा बाई 2n-1, यानी लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज हो गया ये। यानी कि विपरीत कला का मतलब है कि जो कलांतर है वो तो है पाई, 3 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, और पथांतर का मतलब है लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज। अगर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है, इसका मतलब तरंगें विपरीत कला में क्या हो रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं। तो देखिए यहां अपन ने ये ले लिया है x इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई 2n-1, तो देखो इसलिए x इज इक्वल टू एक एक की वैल्यू रखो आप, पहले मैं अगर n की वैल्यू रखता हूं, n की वैल्यू 1, तो 2-1, तो यहां x इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 आएगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद n की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, 2 इंटू 2 4-1, तो प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई 2। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ये हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2, कैसे, मैंने 3 रखा, 3 इंटू 2 6 -1 5। फिर नेक्स्ट मैं 4 रखूंगा, 4 इंटू 2 8 -1, यानी कि प्लस माइनस 7 लैम्डा बाई 2। फिर प्लस माइनस 9 लैम्डा बाई 2, कैसे, मैं आप वैल्यू रख के देख लो आप, यहाँ भैया 7 का वर्ग 8, अगर मैं यहाँ 9 रखता हूं तो 9 इंटू 2 कितने हो गया, 18। भैया आप किसी भी वैल्यू को आप रख लो, आपके पास यही स्टेप्स आती चल जाएंगे। यानी कि आपके पास आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5, अगर 5 रखता हूं तो देख लो 5 दूनी 10, 10 में से गया क्या बच गया, 9। यानी कि मैं ये कह सकता हूं डैश 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 कोमा प्लस माइनस क्या बन गई, लास्ट फाइनल स्टेज लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, यानी कि प्लस माइनस 2n-1 लैम्डा बाई 2, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2n-1, ये स्थिति है। यानी कि विपरीत कला की स्थिति अपने पास आएगी। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो अब देखिए इस स्थिति में अपन देखते हैं परिणामी तरंग का आयाम, क्या देखेंगे अपन अब, परिणामी तरंग का आयाम, वही वापस से समीकरण 10 क्या है, समीकरण 10 कैपिटल A इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई से। तो देखो एक चीज और देखें अपन, जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हो, अर्थात फाई इज इक्वल टू ये हो या पथांतर ये हो, यानी x इज इक्वल टू ये हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, -1, क्योंकि देखो आप फाई की वैल्यू रखो cos पाई, cos 180 का मान -1, cos 3 पाई -1, तो ऐसी स्थिति के अंदर हो तो यहां के बाद की स्टेप ये हो गई, तो cos फाई इज इक्वल टू -1। इसलिए परिणामी तरंग का आयाम समीकरण 10 कैपिटल A इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई से। इस समीकरण में मान रख के देखिए आप, अगर अपन इस समीकरण में मान रखते हैं तो देखिए A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। अब अपन इससे आगे के स्टेप सोल्व करते हैं, वो देखिए